अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट है बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था चैप्टर का और उसके साथ हमने अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में हम फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इसकी केमिकल इक्वेशन पर बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस पर हमने बात की कि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, उसके साथ वाटर मौजूद हो, देन नंबर 3 सनलाइट हो, और नंबर 4 क्लोरोफिल हो। ठीक है, ये चारों चीज़ें लाजमी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, आज के वीडियो में हमने इन तमाम का रोल डिस्कस करना है फोटोसिंथेसिस में, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसी तरह से वाटर, सनलाइट और फिर क्लोरोफिल। ठीक है, देखो, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें, क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये क्या केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जिसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ये केमिकल फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का। हमने इन दी एंड ये बनाना है फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करें कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, देखो, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, C6H12O6। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें ग्लूकोज का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कार्बन मौजूद है। ठीक है, 6 एटम कार्बन के हैं, तो ये कार्बन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जो कार्बन चाहिए वो कार्बन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो, रिएक्टेंट हमारे पास दो है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इन दो में से कार्बन हमें चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कार्बन कहाँ मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन है ना। तो ग्लूकोज बनाने के लिए जो हमें कार्बन चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है ना। तो ये लीफ के स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट से एंटर होती है और वाटर में डिज़ोल्व होके सेल तक पहुंचती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है, एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होती है, फिर वाटर में डिज़ोल्व होके उन सेल्स तक पहुंचती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का लीफ में एंटर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो स्टोमेटा है ना ये ओपन हो। ठीक है, अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर नहीं हो सकती, और जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स तक नहीं जाएगी तो फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखो, ग्लूकोज हमने बनाना है, ग्लूकोज में कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा ग्लूकोज बनाने के लिए, वाटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हमें ग्लूकोज बनाने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, जो 12 एटम्स हाइड्रोजन के चाहिए, वो कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है, वाटर। अच्छा, अब हाइड्रोजन समझ आ गया, कार्बन समझ आ गया कहाँ से आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ऑक्सीजन के बारे में, कि ये जो ऑक्सीजन ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है। क्या ये ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाला ऑक्सीजन है, या ये ऑक्सीजन वाटर के साथ वाला ऑक्सीजन है। तो ये बात याद रखो कि ये जो ऑक्सीजन है जो ग्लूकोज में मौजूद है, इसका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और जो ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से। अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चली कि जो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है ये इसका सोर्स वाटर है। देखो, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज़ करता है, H2S। ठीक है, इसकी मौजूदगी में ये क्या बनाता है, ग्लूकोज।
और सल्फ़र गैस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, सल्फ़र, और इस सल्फ़र का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन। इससे हमें ये बात समझ आ रही है कि जो एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। और देखो ग्लूकोज में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पर मौजूद है, रिएक्टेड में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन में जो ऑक्सीजन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि फोटोसिंथेसिस में जो गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है इसका सोर्स क्या है, वाटर, जबकि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वाटर का क्या रोल है, सबसे पहले हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है वो भी कहाँ से आ रही है, वाटर से। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोल समझ आ गया फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल का रोल इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ये देखो पिगमेंट क्या है। ठीक है, पिगमेंट कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्लांट में मौजूद है और वो सब्सटेंस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल कंपाउंड प्लांट में जो सनलाइट को कैप्चर कर सके, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, उससे हम क्या कहेंगे, पिगमेंट। अब पिगमेंट जो है वो डिफरेंट तरह के, जिनमें से एक मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट में मौजूद है और ये क्या काम करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या है ये हमने देख लिया। अब देखो क्लोरोफिल मौजूद कहाँ है। ठीक है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल मौजूद है जैसा कि हर सेल में होते हैं। इन्हीं ऑर्गेनल में से एक ऑर्गेनल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंट ऑर्गेनल है, एक ऑर्गेनल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केमिकल कंपाउंड है ना, एक पिगमेंट है, कहाँ मौजूद होगा, इस ऑर्गेनल के अंदर। अब इस ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले ये ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। जितने भी ऑर्गेनल हैं ना हमारे पास, उनमें से कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन, एक ये इसकी मेम्ब्रेन है, एक ये, दो मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक लिक्विड लाइक मटेरियल मौजूद है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंजाइम्स मौजूद हैं स्ट्रोमा में। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है और भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। एक और बात यहाँ पे याद रख लो कि क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए मौजूद है। अच्छा, अब इसके स्ट्रोमा में अगर हम देखें तो हमें कुछ सैक लाइक चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस सैक है, इस तरह के बने हुए हैं। ये कट सेक्शन में ऐसे दिख रहा है, लेकिन रियल में ये कैसे हैं, इस तरह के राउंडेड से हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, राउंड। जब हम इसको, ये तो कट सेक्शन बना है ना, जब कट सेक्शन बनाएंगे तो हमें ये इस तरह के दिखेंगे कट सेक्शन में। ठीक है, तो इन मेम्ब्रेनस सैक को हम कहते हैं, एक सैक को हम कहते हैं थैलाकॉइड, एक को हमने कह दिया थैलाकॉइड। अब ये देखो, ये इस तरह के काफ़ी सारे थैलाकॉइड एक साथ मौजूद हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब एक से ज़्यादा थैलाकॉइड आपस में इस तरह ज्वाइन हो जाएंगे तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम। ग्रैनम जो है वो सिंगुलर है, ग्रैना जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो ग्रैनम या फिर ग्रैना। अब देखो ये थैलाकॉइड हमने क्या कहा, ये क्या मेम्ब्रेनस सैक है, मेम्ब्रेनस सैक है। इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल पे। ठीक है, क्लोरोफिल के हमारे पास डिफरेंट टाइप है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्लोरोफिल की। ये टाइप्स किस बेस पर हैं, ये केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से ये टाइप्स हमारे पास हैं। देखो, एक मेन स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, उस मेन स्ट्रक्चर में कोई एटम की चेंजिंग या किसी ग्रुप की चेंजिंग होने की वजह से ये डिफरेंट तरह के क्लोरोफिल हमारे पास बनते हैं। इसमें से जो मेन क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल का बेसिकली काम क्या, लाइट को एब्सॉर्ब करना है। ठीक है, अब देखो सन से जो हमारे पास लाइट आती है वो कौन सी लाइट है, वाइट लाइट है।
ठीक है, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम है। इस विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, हर कलर की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। अब जो ये क्लोरोफिल है ना, ये तमाम लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्लोरोफिल कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा? मोस्टली ऑरेंज एंड वायलेट कलर। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या बनती है? 650 से 700 नैनोमीटर। इस रेंज में जो वेवलेंथ होगी वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि क्लोरोफिल बी जो मोस्टली जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा है? ब्लू एंड येलो। ठीक है, ब्लू एंड येलो को एब्जॉर्ब करता है। वेवलेंथ इसकी 450 टू 500 नैनोमीटर। क्यों ये डिफरेंट है एब्जॉर्प्शन में? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। क्लोरोफिल ए और बी हमने किस बेस पे कहा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से, और स्ट्रक्चर डिफरेंस की वजह से ही इनकी एब्जॉर्प्शन भी क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, आप देखो ये लाइट्स एब्जॉर्ब हो रही हैं, बट जो मेन लाइट जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो लाइट, वो कलर जो मोस्ट एफिशिएंटली, जो सबसे ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा है? रेड एंड ब्लू वो कलर्स हैं जो मोस्ट एफिशिएंटली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाउ क्लोरोफिल पे हमने बात की। क्लोरोफिल की हमने 2 टाइप्स को देखा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, इस क्लोरोफिल के अलावा प्लांट में कुछ और पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, दूसरे पिगमेंट का नाम क्या है? कैरोटीनॉइड्स। इन कैरोटीनॉइड्स का भी क्या काम होगा? ये भी इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? पिगमेंट है ना। पिगमेंट का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अच्छा, अब देखो ये जो क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कहाँ मौजूद है? हमने बात की थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब जो ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, इन पिगमेंट्स के बहुत से मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कंबाइन है। ठीक है, एक साथ ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज है। इसे हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम में हमारे पास कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट है एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये तमाम क्या है? एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये एक एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल, दूसरा, इस तरह से तमाम के एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स। ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल है क्या? ये क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, या फिर ये क्लोरोफिल बी होगा, या फिर एक कैरोटीनॉइड होगा। अब यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं एंटीना पिगमेंट के, तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स जब हम कहेंगे तो ये क्या है? कलेक्टिव टर्म है जिसमें बहुत से एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या? एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है एक रिएक्शन सेंटर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर बेसिकली क्या है? ये एक क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और ये पूरा क्या है? फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम को हम ये भी कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 चीज़ों पे कंसिस्ट है। नंबर 1 एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये तमाम, और दूसरा रिएक्शन सेंटर, ये वाला। एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड हो सकते हैं, जबकि रिएक्शन सेंटर किससे बना है? सिर्फ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से। और ये तमाम चीज़ें मौजूद कहाँ हैं? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम लगे, और फोटो सिस्टम है क्या? यही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स और कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अभी तक हमने बात की है स्ट्रक्चर पे। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। ये तो समझ आ गया कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स की किस तरह से अरेंजमेंट है, कहाँ पे मौजूद है। अब ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में कैसे रोल प्ले करता है, कैसे सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास फॉर एग्जांपल सनलाइट आ रही है। ठीक है, ये सनलाइट इस एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफिल ए, बी या फिर कैरोटीनॉइड। और क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड किससे मिलके बने? ये केमिकल्स है ना, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जिसमें एटम्स होंगे। ठीक है, बॉन्डिंग होगी। अब सनलाइट से क्या होता है? सनलाइट में एनर्जी है। ठीक है, ये जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या करते हैं? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्प्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से बाहर आ जाता है। ठीक है, सनलाइट का रोल समझ आया क्या? सनलाइट क्या कर रहा है? इस पिगमेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन को इस पिगमेंट मॉलिक्यूल से बाहर निकाल रहा है। और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? इस सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया है, ये क्या करेगा? ट्रांसफ़र होगा दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में,
और इन द एंड ये कहाँ पहुँचेगा, इस रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लेकर कहाँ जाना है, रिएक्शन सेंटर में। अब देखो यहाँ पर इस पिगमेंट मॉलिक्यूल पे भी लाइट स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, सनलाइट हर मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेगी ना, इस पर भी करेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये भी कहाँ जाएगा, इन द एंड रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, तमाम मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं, बट हमने इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जाना है, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ रोल पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट का। ये रोल समझ आया। सनलाइट का रोल क्या था कि वो पिगमेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहा था। सनलाइट से फोटॉन्स आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी क्या करेगी, इस पिगमेंट मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल ए, बी या फिर कैरोटीनॉइड से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगी और इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद इन द एंड कहाँ पहुँचेगा, रिएक्शन सेंटर में। फिर इस रिएक्शन सेंटर से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। आज की वीडियो में हमने रोल डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे की बात करेंगे। ठीक है।